हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं संदीप महेश्वरी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं इस सब्जेक्ट पे कुछ बोल सकूँ। मैं आपको अपनी निजी ज़िंदगी के कुछ अनुभव बताना चाहूँगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ को बदला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता हूँ, ये वाकई में काम करता है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये आप इसे यूज़ करते नहीं, है अपने आप काम करता है। ठीक जैसे ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या कोई भी यूनिवर्सल लॉ काम करता है, ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में हर दिन काम कर रहा है। आप जैसे हो, जैसा आप जीते हो, जैसी आपकी लाइफ है, जैसे आपके कर्म होते हैं, जिस तरह से आप बोलते हो, जिस तरह से आप सोचते हो, ठीक वैसा ही आपको वापस मिलता है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप होते हो। ये एक साइंटिफिक लॉ है। कई लोग सोचते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वही चीज़ हमें मिलनी चाहिए, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। नहीं, आपको उस चीज़ के लायक बनना पड़ता है, आपको डिजर्व करना पड़ता है, आपको वो डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ता है कि आपको वो चीज़ मिले। यू गेट वॉट यू डिजर्व, यू डोंट गेट वॉट यू डिजायर। अब ये काम कैसे करता है, ये जानने के लिए मैं आपको ये चीज़ मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ मुझे क्या क्या मिला और मैंने को क्या क्या किया जिससे मुझे वो चीज़ मिली। मैं एक नॉर्मल मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था और मैं चाहता था कि मैं फिल्म मेकिंग की दुनिया में जाऊँ, मैं खुद एक फिल्म मेकर बनूँ। और जैसा कि सब लोग आसपास के लोग डराते धमकाते हैं कि ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं है, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, आसपास के कॉन्टैक्ट्स को ही मौका मिलता है, लेकिन तुम्हें कौन पूछेगा। तो ऐसा मुझे भी कहने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन मेरे दिल में एक बर्निंग डिज़ायर थी कि मुझे इसी लाइन में आना है और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक फिल्म मेकर ही बनना है। मैंने कहीं ये कोट पढ़ा था चार्ली चैपलिन का कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स द सीक्रेट। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स द सीक्रेट। When I was roaming on the street, I always believed that I am the greatest actor in the world. और इसी कोट ने जैसे मेरी लाइफ ही बदल दी हो। मैंने हमेशा, चाहे भी इंसान मुझसे कुछ भी कहता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस ये दिखाई देता था, एक विजन दिखाई देता था कि मुझे एक फिल्म मेकर बनना है। और वो विजन मुझे इतना सच लगता था कि मुझे ये लगता था कि मैं वो फिल्म मेकर बन चुका हूँ। और जब मैंने ये मान लिया कि मैं वो बन चुका हूँ, मुझे बनना नहीं है, मैं वो बन चुका हूँ, मैं हूँ एक फिल्म मेकर। आई बिलीव माई सेल्फ जस्ट लाइक ए ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर इन द वर्ल्ड। और ये जब मैंने अपने आप को मान लिया, मैं को बिलीव होने लगा कि मैं वाकई में एक फिल्म मेकर ही हूँ। मैं एक एल्फ्रेड हिचकॉक, स्टीवन स्पीलबर्ग, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, इन सब के लेवल का इंसान हूँ। मेरा विजन इतना बढ़िया है कि जिस भी दिन मेरे को मौका मिलेगा, मैं इतनी ही अच्छी फिल्म बना सकता हूँ जितनी अच्छी बाकी ये सब लोग बना सकते हैं। ये जिस दिन मुझे खुद में ये विश्वास हो गया, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, अपने आप चीज़ें आसपास की बदलनी शुरू हो गई। मैंने 2010 या अक्टूबर 2010 में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी और मार्च 2012 में मैंने पहली बार सीक्रेट मूवी देखी। सीक्रेट मूवी देखने के बाद मेरा नज़रिया चीज़ों की तरफ बदला। मेरे को लगा कि अब मुझे लाइफ को देखने का अंदाज बदलना चाहिए। हालांकि सीक्रेट मूवी देखते वक्त मेरे 3-4 बातें दिमाग में आई थी। पहली बात तो ये आई कि सारी ज़िंदगी मैंने सीक्रेट को ही फॉलो किया है, बस मुझे पता नहीं था कि इसे सीक्रेट कहते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं सिस्टम को जानता था। मैं जानता था कि यही तरीका से मेरे को लाइफ में सब चीज़ें मिल रही हैं। मैं जब बहुत छोटा बच्चा था तब मेरे को मन होता था कि मैं कॉमिक्स से पढूं, और मेरे मम्मी पापा कॉमिक्स से नहीं पढ़ाते थे। इसलिए नहीं कि वो कॉमिक्स से पढ़ाना नहीं जानते थे, पढ़ाना नहीं चाहते थे, हालांकि बस उन्हें ध्यान नहीं रहता कि ये सब चीज़ें भी बच्चों के लिए ज़रूरी हैं कि नहीं। वो समझते थे कोर्स की किताबें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे की नॉलेज बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नॉलेज की बुक्स दे देते थे कि वो पढ़ो, और मैं अपने दोस्तों को कॉमिक्स पढ़ते देखता था तो मैं सोचता था कि मुझे भी कॉमिक्स पढ़ना है, मेरा मन करता था। और ये मैंने सिर्फ सोचा, और मैं इतना मतलब चाहता था कि वो कॉमिक्स पढ़ने का मुझे मौका मिले, इसीलिए मैंने ये सोचा। और जब मैंने ये सोचा तो उसके 1 आध साल बाद ही मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया। और पापा का ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे हमारे घर के आसपास, छोटा शहर था लेकिन उसके आसपास स्टेशनरी का माहौल और वो दोस्ताना माहौल इतना बढ़िया था कि वहाँ पे बहुत सस्ते रेट पे कॉमिक्स मिल जाती थी। ये मेरे लाइफ का पहला एग्जाम्पल था जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया मेरी लाइफ में, जब मैं कुछ भी नहीं जानता। आई वॉज जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड, मैं सिर्फ 10 साल का बच्चा था, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने पहली बार काम किया। स्कूल के दिनों के दूसरा एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं चाहता था कि स्कूल में सब लोग मेरे को जाने। हर बच्चे को ये फीलिंग आती है कि सब लोग उसे जाने, उसे इंपॉर्टेंस दें, हर टीचर उसकी तारीफ करे। मुझे भी ये फीलिंग आती थी और मुझे लगता था कि अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ, भगवान ने मेरे को दिमाग दिया है, एक अच्छा दिमाग दिया है, तो उसकी कद्र होनी भी चाहिए।
और यही मैं चाहता था। और ये जैसे ही मैंने चाहना शुरू किया, और चूंकि मैं अपने आप पे भरोसा करता था, मैं खुद में बिलीव करता था जैसे कि चार्ली चैपलिन ने कहा है, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा करो। तो जैसा ही मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे अपने इम्पोर्टेंस सबको जतानी है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे हर चीज में कूदता फिरूं, नहीं, सही मौके पे जतानी है, मुझे वो सही मौका चाहिए, मुझे वो सही मौका चाहिए। और जहां मैं इस चीज को एकदम पक्के तौर पे सोचने लगा कि मुझे वो सही मौका चाहिए, मुझे अपनी काबिलियत लोगों को दिखानी है, मैं कितना टैलेंटेड हूं, और आसपास वाकई में आज सिनेरियो बदलने लगता है आपके, क्योंकि जब आप चाहते हो तो चीज आपके आसपास बदलती हैं। ये कैसे बदलती है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये बिल्कुल साइंटिफिक पहलू है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले अपने लाइफ के एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सोचा, मैं 7th क्लास में था, मुझे अभी भी याद है, और 7th क्लास में 1998 की बात है, ये 1998-99 अप्रॉक्स एकेडमिक ईयर 88-89, क्योंकि जुलाई से शुरू होता है और अप्रैल में खत्म होता है, 98-99 की बात है। और मैं ये चाहता था कि स्कूल में मेरी वैल्यू अच्छे से रहे, तो मेरी टैलेंट का, मेरी कैबिलियत का लोगों को पता चले। तो मैंने ये सोचना शुरू किया और मैं कोशिश करने लगा कि कहीं से बस मौके मिल जाए, जहां मैं मौके ढूंढता रहता था। और जब आप ढूंढते हो, जैसे कि बाइबल में लिखा है, व्हेन यू सीक यू विल फाइंड, व्हेन यू आस्क यू एंड इट इज गिवन, व्हेन यू नॉक द डोर विल ओपन। तो मैंने सीख किया और मुझे फाइंड मिला। आसपास के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन था संजय कंप्यूटर, वो अपनी कंप्यूटर की उन्होंने अच्छी सी उनकी फर्म थी और वो चाहते थे इस कंप्यूटर फर्म का अच्छा विज्ञापन हो। तो उन्होंने क्या किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कुछ कंपटीशन किया। उस कुछ कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज था कि आपको एक साइकिल मिलेगी आपको। सेकंड प्राइज था कि आपको एक वॉल क्लॉक मिलेगी। कंपटीशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने उसमें पार्ट लिया था। और मेरे को तो जैसे मुआ ही मुराद मिल गई, मैं तो बहुत खुश था कि वाह, कुछ कंपटीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, आई मस्ट टेक पार्ट। और मैंने पार्ट लिया और मैंने उसमें सेकंड प्राइज लिया था। और ये मेरी लाइफ के एक बहुत बड़े अचीवमेंट्स में से एक है, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं सेकंड था, लेकिन अपने स्कूल में मैं फर्स्ट था। और मेरे स्कूल से भी काफी लोगों ने पार्ट लिया था जो अपने आप को जीनियस समझते थे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग थोड़े कम थे, लेकिन वो लोग वाकई में बहुत जीनियस थे। और उनसे कम्पीट करना और उनके सामने अपने आप को प्रूव करना कि मैं भी कुछ हूं, और वहां से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। स्कूल के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। टीचर्स की नजर में मैं आया, मुझे वो मिला जो मैं चाहता था, मेरे टैलेंट का लोगों ने कदर करनी शुरू की। और संजय कंप्यूटर के कंपटीशन की मदद की वजह से आसपास के और भी कई स्कूलों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन कराए, मैंने उन सब में पार्ट लिया। कहीं पे कंसोलेशन प्राइज, कहीं पे थर्ड प्राइज, कहीं पे फर्स्ट प्राइज, और ऐसे कई कुछ कंपटीशंस में मेरे को मौका मिला अपने काबिलियत को दिखाने का। फिर उसके बाद मेरे खुद के स्कूल ने स्कूल लेवल के कई कंपटीशन कराए, डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, और क्या नाम को ग्रुप डिस्कशन वाले कंपटीशन, जिसमें मैंने अपनी काबिलियत का, अपने IQ का, अपने GQ का जम के अंदाजे बयां किया और मुझे वो मिला जो मैं चाहता था। फिर जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था वो एक उरई नाम से एक यूपी में शहर है, छोटा सा शहर है, एक कस्बा जैसा मैं कह सकता हूँ उसे। और मैं चाहता था कि 12th के बाद मैं दिल्ली आऊँ, मैं दिल्ली में पढ़ाई करूँ। और मेरे पापा ने ट्रांसफर लिया, हालांकि पापा के हाथ में था कि वो ट्रांसफर लें, लेकिन दिल्ली में मैं जिस तरीके से, जैसे स्कूलों में पढ़ना चाहता था, जैसे जगह में पढ़ना चाहता था, जैसा कोर्स लेना चाहता था, अपने आप हालात वैसे ही बन गए जैसे मैं चाहता था। ये थी वो कहानियां, कुछ हिस्से। ऐसे तो लाइफ में मेरे कितने अचीवमेंट्स हैं कि मैंने क्या चाहा और मुझे मिलता रहा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे आपके थॉट होते हैं, वर्ड्स होते हैं, एक्शन, मनसा वाचा कर्मणा, माइंड वर्ड एक्शन, ये एक ऐसा इंटरलिंक्ड समूह है कि जैसे आपकी सोच होती है वही आपकी वर्ड हो जाते हैं, वही आपके एक्शन हो जाते हैं। ये आपस में कनेक्टेड है, ये साइंटिफिक है, ये आपस में कनेक्टेड है। जस्ट लाइक माइंड बॉडी एंड सोल, जैसे माइंड बॉडी और सोल आपस में कनेक्टेड है, वैसे ही माइंड वर्ड और एक्शन आपस में कनेक्टेड है। आप जैसा सोचते हो वैसे आपके शब्द हो जाते हैं, वैसे आपके एक्शन हो जाते हैं, वैसे आपकी हैबिट हो जाती है, वैसे आपका कैरेक्टर हो जाता है। वही कैरेक्टर आगे बढ़ के आपकी डेस्टिनी बनती है, और डेस्टिनी में आपको वही मिलता है जैसा आपने सोचा था। तो शुरुआत वहां से होती है, लेकिन ये कई स्टेजेस में काम करता है। फिर मेरी ग्रेजुएशन हुई, मैंने मास कॉम में ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के दौरान मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, लीडर्स मेरी शॉर्ट फिल्म का टाइटल है। और उसकी वजह से मैंने, जब वो यूट्यूब पर आई थी, तो मैं लोगों की नज़र में आया था। हालांकि उसका मुझे बहुत फायदा मिला, मैं लोगों की नज़र में आया और लोग मुझे ऐसे डायरेक्टर मानने लगे, लेकिन मैं सोचता था ये सिर्फ एक शुरुआत है, मुझे मेनली फीचर फिल्म में काम करना है। और
मेरे को काफ़ी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के ऑफर मिले, मेरे को कई प्रोडक्शन हाउस में काम मिला, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो देखा वो लोग कॉर्पोरेट फिल्म बनाते थे, छोटी छोटी 5-10 मैक्सिमम आधे घंटे की। मैं वो नहीं बनाना चाहता था, मैं फीचर फिल्म में ही बनाना चाहता था। और मैं मुंबई नहीं जा पा रहा था, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वैशाली गाजियाबाद में। और उन दिनों मैं खेलगांव में रहता था, खेलगांव दिल्ली के में हौज खास के पास का एक इलाका है, तो मैं वहाँ रहता था और मैं मुंबई नहीं जा पा रहा था किसी वजह से, मेरी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। हालांकि अभी भी मैं दिल्ली में ही हूँ और मैं चाहता था कि मैं दिल्ली में रहूँ या ना रहूँ, ये मैं नहीं सोचता था। मैं ये सोचता था मुझे फीचर फिल्म में काम करना है। अब कैसे काम करना है ये मैंने नहीं सोचा, बस मुझे करना है, कैसे भी मुझे करना है, वन वे और अनदर, वन वे और अनदर, एनी वे मुझे फीचर फिल्म बनानी है। और करीब 2010 से लेकर 2012 तक मैंने कई छोटे मोटे फ्रीलांस काम करता रहा, क्योंकि जैसा मिलता रहा काम करता रहा। कई मैंने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स बनाए अपने दम पे, मैंने कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई अपने दम पे, और मैं बस ये वो हर चीज़ करता रहा, कैसे भी मेरे को मौका मिले अब मैं लोगों की नज़र में आऊँ और कैसे भी अपना काम लोगों को दिखाऊं। तो अपने आप को जितना मैं लायक बना सकता था, मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, और मैंने न जाने कितनी बुक्स को पढ़ा, न जाने कितने वीडियोस मैंने स्टडी किए, न जाने कितने डायरेक्टर लोगों के साथ जानने की कोशिश की, और यही सब मैं करता रहा 2010 से लेकर 2012 तक। 2012 में आफ्टर वॉचिंग सीक्रेट इन मार्च 2012, उसके 3 महीने बाद मुझे अगस्त 2012 में एक कंपनी में मौका मिला। एक कंपनी थी दत्त प्रोडक्शन, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी और वो फिल्म की शूटिंग हो गई थी और वो एडिटिंग चल रही थी। एडिटिंग के दौरान मुझे उनके साथ जुड़ने का मौका मिला और मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था, मुझे एक फीचर फिल्म में काम करने का मौका मिला। जब मैं वहाँ गया तब पता चला कि फिल्म में अभी बहुत कमियां हैं, फिल्म में काफ़ी चीज़ सुधारी जा सकती है, और मैंने उनसे कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस फिल्म को काफ़ी अच्छा बना सकता हूँ। और उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरे पे विश्वास किया। उस कंपनी के साथ मैं 1 साल तक रहा। उस कंपनी में काम करके मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला जो प्लेटफॉर्म मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था। उस प्लेटफॉर्म को जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिला, और मैं जैसा चाहता था वैसा ही मुझे मिला। हालांकि अब मैं उस कंपनी के साथ नहीं हूँ, अब मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया है, लेकिन मैं खुश हूँ अपने प्लेटफॉर्म को पाके, क्योंकि आज कई लोग दत्त प्रोडक्शन के नाम से मेरे को ही जानते हैं, और आज भी कई लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, मुझसे बात करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि एग्जैक्टली जैसा मैं चाहता था वैसा ही मुझे मिला। ये सीक्रेट पढ़ने के बाद मेरा पहला अचीवमेंट था, सीक्रेट वीडियो देखने के बाद मेरा पहला अचीवमेंट था मेरे को मेरी आइडियल जॉब मिलना, आइडियल ड्रीम कैरियर मिलना। सीक्रेट देखने के बाद मेरा दूसरा मैनिफेस्टेशन, मेरा दूसरा अचीवमेंट ये था कि मैंने कंपनी ज्वाइन की थी अगस्त 2012 में। अगस्त 2012 के बाद दिसंबर 2012 और जनवरी 2013, दिसंबर 2012 और जनवरी 2013, इन 2 महीने मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे। ये वो टाइम था जब एक आप ये कह सकते हो मैं अग्निपथ पे चल रहा था। वो जो हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पथ वट एवर जो भी है, मांग मत अग्निपथ, मतलब चलते रहो। इस पोयम का मीनिंग ये है कि चाहे जैसी कंडीशन हो, आप अपने कर्म पथ पे, अपनी कर्म भूमि पे चलते ही रहो, आप रुको मत। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, बस चलता रहे तू। और यही मैं सोच लिया था कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चलते रहना है। और दिसंबर 2012 जनवरी 2013 ये वो टाइम था जब मेरी टीम मुझे छोड़ के जा रही थी, या आई रिपीट, मेरी टीम मुझे छोड़ के जा रही थी। हम जितने भी लोग थे, मेरी पूरी टीम के सारे लोगों ने कंपनी छोड़ने का विचार बना लिया था, और टुकड़ों में एक ही करके सब कंपनी छोड़ रहे थे। और मैंने सोचा कि मेरे पास ये तब डिसीजन था कि आइदर मैं वो तरीका अपनाऊं कि मैं सबको जाने दूं और मैं भी उनके साथ चला जाऊं, या फिर मैं इसी कंपनी में रुक के एक नई टीम बनाऊं। और मैंने फैसला लिया कि मैं एक नई टीम बनाऊंगा, मैं क्विट नहीं करूंगा। अभी क्विट करना में सही नहीं है, मैं अपने आप को एक मौका दूंगा। हालांकि ये बड़ा कठिन था और बड़ा मुश्किल भी था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं खुद पे भरोसा है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि चार्ली चैपलिन कहते हैं बिलीव इन योरसेल्फ, और मेरे को खुद पे भरोसा है। अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं कर भी सकता हूँ। और मैंने कोशिश की, मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स पता किए, जितने लोगों को जानता था इस फील्ड के, सबको के बारे में मैंने फिर से खंगालना शुरू किया। अपने सारे कॉन्टैक्ट, अपने नेटवर्क सब जगह देखना शुरू किया, कौन सी पोस्ट पे कौन सा बंदा किस लायक काम करेगा, उन सब पे देखना शुरू किया। और काफ़ी लोगों के मैंने इंटरव्यू भी लिए। काफ़ी जो पोस्ट के लिए मेरे को नहीं बंदे मिल रहे थे, तो मैंने पोस्ट निकाली फेसबुक पे, और जो नौकरी की वेबसाइट्स होती हैं, naukri.com
और ये सब, इन सब पे मैंने पोस्ट हायरिंग निकाली, वैकेंसी निकाली, और लोग मिलने भी आए और मैंने उनके इंटरव्यूज भी लिए। और इन सब के पीछे अच्छी बात ये थी कि मेरे बॉस ने मेरे को सारी अथॉरिटी दे दी थी कि तुम जाके लोगों की इंटरव्यू लो, तुम अपने हिसाब से लोगों को हायर करो, तुम अपनी टीम खुद बना रहे हो। और मुझे ये सब काफ़ी मज़ा आ रहा था। हालांकि ये मेरे लिए बहुत क्रूशियल टाइम था, क्योंकि मेरी एक तरफ तो मेरी पुरानी टीम मुझे छोड़ के जा रही थी और नए लोग मेरे पास आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी कैसे भी करके अपनी पूरी टीम को फिर से खड़ा किया है। मेरी सारी टीम का एक एक बंदा मैंने रिप्लेस कर दिया। मेरे पुराने सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए, बदले में सारे नए लोग आ गए, और वो मेरा दूसरा अचीवमेंट था आफ्टर वॉचिंग सीक्रेट। मेरा तीसरा अचीवमेंट ये था कि जब मैंने अपनी टीम खड़ी कर ली और जब मेरे को मौका आया कि अपनी एक नई फीचर फिल्म बनाने का, तो मैंने सोचा कि कुछ और बंदे मुझे चाहिए एज ए ट्रेनिंग, एज ए इंटर्न। और इंटर्न रखने के लिए मैं क्या करूं, तो मैंने वही तरीका अपनाया जिस तरीके से मैंने अपनी टीम हायर की थी। मेरे पास काफ़ी ऐसे रिज्यूमे थे जिनमें मैंने बुलाया नहीं था, हालांकि वो टैलेंटेड थे, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने सोचा ऐसे भी कई बंदे हैं जो काम करना चाहते हैं, तो मैंने उसमें से 4 रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए जो मेरे को अपनी टीम के लायक लगे, और मैंने चारों को पर्सनली कॉल किया कि आप आइए, आपका इंटरव्यू लेते हैं हम, और अगर आप हमारे लायक मिलेंगे तो हम आपको काम देंगे। उन चारों में से 2 बंदे आए मेरे पास इंटरव्यू देने, 2 नहीं आए। आई डोंट नो व्हाट रीजन, लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो 2 बंदे नहीं आए, 2 बंदे आए। उन 2 में से मैंने एक को हायर किया। मैं सोचूं यार 10 में से मैंने 4 तो